नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपड़ो उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हरक सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सियासी हलके में उन्हें सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से अचानक विदा कर दिए जाने को लेकर चर्चाएं हैं। इस मुद्दे पर हरक सिंह अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कहना है कि वह मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का खुलासा कर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। बकौल हरक उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार और केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में बताया कि वह विधानसभा का अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी के फैसले पर भी निर्भर करेगा। कई बार पार्टी के हित में फैसले बदलने पड़ते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में। वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ने के बयान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं पता कि हरक सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन वह एक अच्छे और उत्साही व्यक्ति हैं। अभी उनकी उम्र भी ऐसी नहीं है कि वो चुनाव ना लड़ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने यहां तक कहा कि अगर वह किसी कष्ट में है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद हम उनसे ये भी कहेंगे कि वो चुनाव लड़ें। नेपाल में आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। उत्तराखंड के धारचूला और नेपाल के दारचूला के बीच आज तीसरे दिन भी अंतर्राष्ट्रीय पुल खुला, जिससे भारतीय क्षेत्र में काफी भीड़ रही। उत्तराखंड के धारचूला से सटे नेपाल के दारचूला जिले में जिला कारागार में 30 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 30 अन्य कोरोना मरीज भी सामने आए, जिससे करीब 60 लोगों के एक साथ कोरोना संक्रमित मिलने से नेपाल में दारचूला में चिंता का माहौल बना हुआ है। कोरोना के मामलों में देखते हुए अब उप जिलाधिकारी धारचूला ने नेपाल पुल पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही टेस्टिंग भी शुरू कर दी। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलौर एफसीआई गोदाम में धान न खरीदने की शिकायत स्थानीय किसानों ने चबरेड़ा विधायक से की, जिसके बाद विधायक एफसीआई गोदाम पहुंचकर वहां मौजूद एसएमआई को फटकार लगाई, जिसके बाद शिकायत करने वाले किसानों का धान खरीदा गया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार है और इस सरकार में किसानों का शोषण किसी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। तो एसएमआई का कहना है कि घटिया दर्जे का धान न खरीदने के ऑर्डर दिए गए थे, जिस वजह से वो उत्तम क्वालिटी का ही धान खरीद रहे हैं। 668 रुपये कीमत तय है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जो फाइन है उसके 1888 रुपये है। अब ये मेरे गांव का काश्तकार यहाँ आया, मैं भी साथ था, जबकि साफ धान हो, पंखे से उड़ा गया था, मशीन के पंखे से, ट्रैक्टर के पंखे से, किसी तरीके का मॉइस्चर नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इसे परेशान किया गया। कमी ना होते हुए कमी निकाली गई, लिहाजा हमने सूचना दी विधायक साहब को। विधायक साहब हमारे क्षेत्र के यहाँ श्री कर्णवाल देसराज आए यहाँ। मोदी जी की सरकार, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार, पहले कृषि मंत्री रहे त्रिवेंद्र जी, उनकी सरकार, ये दोनों सरकारें किसान को समर्पित सरकारें हैं और किसान के हितों के लिए किसी भी सूरत, किसी भी लापरवाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2021 की 10वीं और 12वीं की संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन फॉर्म अब 10 नवंबर तक जमा हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सचिव विद्यालय शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये आदेश जारी किए। कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए स्कूल बंद होने से बोर्ड परीक्षा के अधिकांश छात्र निर्धारित तारीख में परीक्षा प्रवेश फॉर्म नहीं भर सके थे। अब उनकी सुविधा के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। ये व्यवस्था केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ही लागू होगी। पूर्व में हाई स्कूल और इंटर के संस्थागत छात्रों के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम 31 जुलाई और व्यक्तिगत छात्रों के लिए 14 अगस्त निर्धारित थी। यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें पार्टी की ओर से बढ़ सकती हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बयान से लगता है कि भाजपा ने उन्हें लेकर सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है। इसके पीछे वजह 2022 में होने वाले चुनाव भी हैं, क्योंकि पार्टी विपक्ष के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती, जिसका वजह से उसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। अल्मोड़ा पहुंचे वंशीधर भगत ने महेश नेगी के सवाल पर 1-2 दिन में निर्णय लेने की बात कही। द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी के मामले में पीड़िता की दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से सरकार और सीबीआई से 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश के बाद तय हो गया था कि भाजपा उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। ये बात अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने खुद कही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी 2022 के चुनावों के लिए तैयारी में जुट चुकी है। जिला स्तर और मंडल स्तर की बैठकों के बाद आगामी 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मंडलों के प्रशिक्षण होंगे। प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर नगर के दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के समक्ष पुरोहित द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आगाज हो गया है। पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा दिनेशपुर नगर में होती है, जिसमें भक्ति पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दराज से कलाकार आकर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। आज दुर्गा पूजा की षष्ठी पूजन से शुरुआत हुई। कोरोना काल है और दुर्गा पूजा बंगाली बहुल क्षेत्र में एक मुख्य त्यौहार है। नवरात्रों में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और दिनेशपुर इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कोरोना काल को देखते हुए आज दुर्गा पूजा का रंगारंग कार्यक्रम का उद्घोष हुआ है और लॉकडाउन को देखते हुए शासन का अनुपालन करते हुए मात्र 200 लोगों से कम का भीड़ एकत्र करके प्रोग्राम की शुरुआत। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सीसीआर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और बाजारों में और अन्य स्थानों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसको ध्यान में रखते हुए भीड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिन मंदिरों में भीड़भाड़ होगी उन मंदिरों में मंदिर समितियों के माध्यम से एडवाइजरी जारी की जा रही है और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। भीड़भाड़ ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शुरू हो गया है। नवरात्रि में भी जो है काफ़ी भीड़ भाड़ जो है बढ़ रही है। आगे आने वाले समय पे दीपावली भी आना है, तो उसके लिए जो है तैयारियों हमने इस प्रकार का किया है कि वेरियस जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पे पुलिस का जो है तैनाती बढ़ा रहे हैं
और जहाँ जहाँ मंदिरों हैं तो वहाँ पे मंदिर समितियों के माध्यम से भी जो है ये एडवाइजरी वगैरह जारी कर रहे हैं, हर जगह में जो है सूचना पट लगा रहे हैं। और जहाँ जहाँ उल्लंघन होने का स्थिति में हमारा जो है विशेष फोर्सेस जो है ध्यान रखेंगे और उल्लंघन होने की स्थिति में कार्रवाई करेंगे। चंद्रेश्वर नगर में 31वां दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान त्रिवेणी घाट से आयोजन स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। चंद्रेश्वर नगर स्थित पूजा प्रांगण में स्वामी अखिलेश भारती और कार्यक्रम संयोजक दीनदयाल राजभर ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ माता की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष उमेश राजभर ने बताया कि रविवार 25 अक्टूबर को नवमी पूजन और कन्या भोज के बाद शोभा यात्रा के साथ मूर्ति विसर्जित की जाएगी। इस मौके पर समिति के महासचिव विजय चौहान, प्रेमचंद राजभर, सुदर्शन यादव, गोरखनाथ राजभर, कई लोग मौजूद रहे। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना के मद्देनजर इस बार हरिद्वार जिले में दशहरा पर्व पर लगने वाले मेलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए उनके द्वारा दशहरे पर लगने वाले मेले पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। दशहरा से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, इसलिए लोग घर बैठे दशहरा देख सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन समितियों को निर्देशित किया गया है कि अगर वो चाहें तो लोकल चैनल फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से रावण दहन देख सकते हैं। सेलिब्रेशन है, इसको भी हम रेस्ट्रिक्ट करने का निर्णय लिया है और सभी आयोजकों के साथ जो है हमने बैठकों किया है और इस बार जो है सांकेतिक रूप से ही जो है इसको मनाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। इसमें लोकल चैनल्स में जितना भी जो है जहाँ जहाँ ये फेस्टिवल रहेगा उसका जो है ब्रॉडकास्ट करने का निर्देश दिया है, ताकि जो है लोगों अपना धार्मिक भावनाओं का दृष्टिगत वो जो है उसका आनंद भी ले सकते हैं, मगर वो वर्चुअली देखेंगे अपना अपना घरों में बैठ करके, वो टीवी के माध्यम से, लोकल चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और कुछ जो फेसबुक लाइव आदि के माध्यम से भी इसको जो है प्रचार करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। और अभी अन्य जो कलियर में भी कुछ मेला उर्स का चल रहा है, वहाँ पे भी परेड ग्राउंड में होने वाला ऐतिहासिक रावण दहन कार्यक्रम इस बार रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल में होगा। इस बार रावण की ऊंचाई घटाकर 10 फीट की कर दी गई है। वहीं अब की बार रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन नहीं होगा। दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी समिति के अध्यक्ष संतोष नागपाल ने बताया कि पहले रावण की ऊंचाई 15 से 17 फीट तय की गई थी, लेकिन अब इसे घटाया गया है। समिति 75 साल से दशहरा का आयोजन करती आ रही है। इस लिहाज से परंपरा को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म रूप से रावण दहन किया जाएगा। दर्शकों के भी प्रवेश पर रोक रहेगी, लेकिन लोगों के लिए रावण दहन कार्यक्रम सोशल मीडिया पर लाइव देखा जाएगा। प्रशासन गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना काल का असर रावण दहन के तौर तरीकों पर भी पड़ रहा है। बन्नू स्कूल में खड़े होने वाले रावण के पुतले के हाथ में सैनिटाइजर की बोतल होगी। समिति के प्रमुख हरीश विरमानी ने कहा कि इसका मकसद लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करना है। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आगामी 2 नवंबर से प्रदेश भर में विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं। जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी चित्रानंद काला ने शिक्षण संस्थान खोलने जाने को लेकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जनपद के अंतर्गत सभी अध्यापकों को आवश्यक रूप से कोविड-19 सैंपलिंग हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 7 माह से समस्त शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में 2 नवंबर तक सभी विद्यालयों में आवश्यक रूप से सफाई और सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। सभी शिक्षक साथियों का अभिवादन। मैं चित्रानंद काला, मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी 2 नवंबर से हमारे विद्यालय खुलने प्रस्तावित हैं और यदि विद्यालय खुलते हैं और हमें जानकारी है कि लगभग 7 महीने तक इससे पहले विद्यालय बंद रहे हैं, कक्ष बंद रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उनकी साफ सफाई और उचित रूप से अपने विद्यालय परिसर को से। उत्तराखंड में अवैध अस्पतालों का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। लगातार निजी अस्पतालों की शिकायतों पर स्वास्थ्य महकमे की नींद खुल चुकी है और स्वास्थ्य विभाग शिकायतों के चलते छापेमारी अभियान भी चला रहा है। इसी क्रम में काशीपुर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें उजाला अस्पताल और लवानिया अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीनें सीज कर दी गई। तो वहीं जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मुरादाबाद स्थित रामूर्ति नाम से संचालित अस्पताल पहुंची तो वहां मौके पर उपस्थित डॉक्टर नहीं और जांच करने के बात पर पता चला कि अस्पताल में काफी सारी अनियमितताएं हैं और उपचार के लिए डॉक्टर को फोन कॉल करके बुलाया जाता है। ऐसे में एसीएमओ अविनाश खन्ना ने रामूर्ति अस्पताल को ही सीज कर दिया। एसीएमओ अविनाश खन्ना ने बताया कि रामूर्ति अस्पताल में मौके पर सर्जन मौजूद नहीं है, लेकिन अस्पताल में मरीज मौजूद हैं, जिसके चलते अस्पताल को सील कर दिया गया है। हम लोगों का नियमित रूप से जो है अभियान चलता रहता है, पिछले 1 माह से चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने काशीपुर ब्लॉक को चयन किया था और सुबह ही हम लोग दोपहर के करीब आ गए थे, जिसमें हम लोगों ने 2-3 घंटे में 4 अस्पतालों की जांच की थी, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें हमारे द्वारा जो है सीज़ की गई और तत्पश्चात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने के बाद हम लोग दोबारा से निकले और एक रामूर्ति नाम का अस्पताल था जिसमें कि कुछ अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर को तो यहाँ पे पाया है जो MBBS है और फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है, लेकिन वार्ड में जब देखा गया तो BST पे कुछ सर्जरी के भी पेशेंट्स थे। जब मालूम किया गया तो प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि वो जो सर्जन है वो एक जसपुर में है और एक मुरादाबाद में है। तो प्रथम त्योहारी सीजन के मद्देनजर नगर निगम ने पुलिस और दुकानदारों के सहयोग से शहर में फ्लैग मार्च निकाला। दुकानदारों के अतिक्रमण नहीं करने के बाबत जागरूक किया गया। चेतावनी भी दी गई, यदि दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आए तो शनिवार से नगर निगम पुलिस सुरक्षा के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान सड़क पर मिलने वाले सामान को जब्त कर नीलाम भी कर दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च नगर निगम से शुरू होकर पूरे बाजार में घूमते हुए वापस नगर निगम कार्यालय में समाप्त हुआ। सीजन है, दीपावली तक बाजार में रौनक भी रहती है, सामान फैला हुआ भी रहता है, तो उसको किस तरह से उनको समेटना है, किस तरह से व्यवस्थित होके, ताकि हमारा ट्रैफिक भी सुचारू ढंग से निकलता रहे, अतिक्रमण की वाली बात भी ना आए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक और है कि यहीं आपस में ही कोई ना कोई शिकायत कर देते हैं
सीएम हेल्पलाइन में डायरेक्ट शिकायत कर देंगे कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है, इसे नहीं हटा रहे हैं, नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से नहीं हट रहा है, तो कई चीज़ों की समस्या सामने आती है। आज सभी से विनम्र हाथ जोड़कर आग्रह किया जा रहा है कि अपना सामान सड़क पे ना रखें। नाली के ऊपर व्यापार मंडल के साथ एक वार्ता की थी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी उसमें आए थे, उसमें तय हुआ था कि नाली पे तो सामान त्यौहार तक रखेंगे, लेकिन नाली के बाहर सड़क पे कोई सामान नहीं रखा जाएगा। इसके 3 दिन का हमने समय दिया, उसके बाद हमने कार्रवाई की तो एक दिन सही रहा, दूसरे दिन से फिर वही स्थिति रही। तो व्यापारियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि निगम प्रशासन हमारे साथ ज्यादती करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जब मीटिंग में तय हो गया कि आप रोड पर नहीं रखेंगे तो आप रोड पर क्यों रखें। उत्तराखंड के रुड़की के दोनों कोतवाली क्षेत्र सहित लादरदेव शेख में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, जिस दौरान कई दर्जन लोगों के घरों में चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते हुए दबोचा गया। वहीं एक गांव में विजिलेंस की टीम का कनेक्शन काटने के विरोध में घेराव भी किया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। वहीं विजिलेंस एसपी का कहना है कि अलग अलग टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत तकरीबन 50 लोगों को ऊर्जा विभाग की चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके घरों से भारी मात्रा में केबल भी बरामद किए गए। रुड़की और आसपास देहात क्षेत्र में कुट्टू के आटे ने खूब तबाही मचाई है। देर शाम कुट्टू के आटे का बना भोजन करने से रुड़की की एक महिला की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि कुट्टू के आटे का भोजन करने से महिला की मौत हुई है। इससे पहले भी कुट्टू के आटा से बना खाना खाने से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। खाद्य विभाग ने सभी दुकानों से कुट्टू के आटे को जब्त भी कर लिया गया था। तो मरीज मृतक था। हमने एग्जामिनेशन करके उनको मोर्चरी में शिफ्ट करा। उनके परिजनों का कहना है कि इनको कुट्टू के आटा खाने से इनकी मौत हुई है। देहरादून रोड पर सड़क किनारे रात को खाना खाने के बाद सोया एक परिवार सोता ही रह गया। दरअसल आधी रात को नशे में धुत एक ड्राइवर ने डंपर सोते हुए लोगों पर चढ़ा दिया। घटना में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है, जबकि डंपर को भी कब्जे में लेकर कोतवाली खड़ा कर दिया है। घटना के बाद सरकारी अस्पताल में जमा हुए परिजनों को सांत्वना देते हुए मेयर अनीता ममगाई पहुंची। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। बहुत बड़ी घटना हुई है और दिल को दहलाने वाली घटना थी, जिस तरह से कि 3 युवाओं की उस पर जान गंवाई है उन्होंने, और एक गंभीर रूप से घायल है। एक ही परिवार के 2 जवान लड़कों की डेथ हुई है और आपस में वो सभी रिश्तेदार थे 4 के 4। तो बड़ी दिल दहलाने वाली वो घटना है। पुलिस प्रशासन ने ट्रक को कल ही अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस की अपनी कार्रवाई। कोटद्वार के ढौटियाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसके 5 लोग सवार थे। आपदा कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 घायलों को खाई से बाहर निकालकर आपातकालीन सेवा की मदद से घायलों को बेस चिकित्सालय कोटद्वार भेजा, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही कार के नीचे दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 व्यक्ति फरीदाबाद से रघुबाड़ा शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ढौटियाल के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे हादसा हुआ। 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि ढौटियाल के पास कोई गाड़ी खाई में गिरी है। मौके पर हमने चौकी इंचार्ज दुगड्डा ये फोर्स लेकर के गए। इनके द्वारा रेस्क्यू किया गया, जहां पर इनोवा कार नंबर HR 26 CM 2474 इस सड़क से करीब 40-50 फुट नीचे गिरी थी। तो इस गाड़ी में 5 लोग थे कुल, जिनमें से 2 लोग तो मौके पर ही मर गए थे। तेजवीर पुत्र सुरेंद्र गुसाई और राजेंद्र सिंह रावत पुत्र मनवर सिंह, ये सभी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 3 लोग घायल हैं, धनवीर, मनोज और सुनील। घायलों को तुरंत वहां से और डेड बॉडी को भी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार लाया गया। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।